ओम के नियम में पढ़ते वक्त हमने उसमें एक कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया जिसका नाम था प्रतिरोध। याद आया आपको? रेसिस्टेंस। इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक फॉर्मूला बनाया गया। तो वो फॉर्मूला जो बना वो बना R इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले हमने रेसिस्टेंस के देखे। एक R का फॉर्मूला V अपॉन I और R का एक दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा वो ml अपॉन NE स्क्वेयर A टाउ। तो रेसिस्टेंस के ये दो फॉर्मूले लास्ट टाइम देखे। हम एक काम करना चाहते हैं कि ये जो कांस्टेंट हमको मिला V अपॉन I, इसका नाम हमने चालक तार का प्रतिरोध रखा है क्योंकि ये एक नया कांस्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। इसका यूनिट बना लेते हैं ज़रा कि क्या यूनिट होगा। ये इसके फॉर्मूले हैं। तो मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का, देखिए। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, हमने हमेशा आपको फॉर्मूले से यूनिट बनाना बताया है। तो R का ये फॉर्मूला V अपॉन I है ना। देखिए यूनिट आप इस फॉर्मूले से बनाइए। अगर R की डिपेंडेंसी चेक करनी है कि किस पर डिपेंड करता है तो वो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। ठीक है, आपको याद है? अच्छा, L और A किसके कांस्टेंट्स हैं? L और A जो है वो गिवन सैंपल के कांस्टेंट हैं। M और E किसके लिए कांस्टेंट है? इलेक्ट्रॉन के लिए। स्मॉल n किसका कांस्टेंट है? मेटल का। अगर एक से दूसरा मेटल आप चेंज कर देंगे तो n बदल जाएगा। टाउ, अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो टाउ नहीं बदलेगा। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यहां से निकाल लीजिए। इसके न्यूमरेटर में वोल्टेज है और अपॉन में क्या है? करंट। अगर आपको वोल्टेज और करंट का यूनिट मालूम है तो फिर आप रेसिस्टेंस का यूनिट बना सकते हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और करंट का यूनिट एम्पियर। इस तरह से प्रतिरोध का जो मात्रक आएगा वो आएगा वोल्ट पर एम्पियर। और आप जानते हैं इसी का हमने एक नाम रख दिया और वो नाम रखा गया ओम। क्या नाम रख दिया गया इसका? ओम। इसका एक सिंबल भी बना दिया हमने ओम का, और वो सिंबल इस तरीके से बनाया गया। एक्चुअली ये O ही है, आप देखिए ये O ही है। थोड़ा सा बीच में यहाँ पर गैप कर दिया और ये डिज़ाइन टाइप का बना दिया। तो ये ओम का सिंबल है। आगे से प्रतिरोध का मात्रक कभी भी आपको ओम लिखना हो तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये मत लिखिए, केवल ये सिंबल बना सकते हैं बस। तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। क्या मात्रक होगा प्रतिरोध का? वोल्ट पर एम्पियर, या उसका वोल्ट पर एम्पियर का ही क्या नाम रखा गया? ओम। तो एसआई सिस्टम में रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो ओम रहेगा। ठीक है, और ओम का सिंबल ऐसा बनेगा। जैसे कि मैंने बोला बेसिकली ये क्या है? ओ ही है। आप देखो इसको ऐसा मिला दीजिए, ओ जैसी आकृति दिखेगी कि नहीं दिखेगी आपको? तो बेसिकली ये ओ है, पर ये एक छोटा सा डिजाइन भी तैयार हो गया। ये मात्रक हमने बना दिया। अब हम डायमेंशंस बनाना चाहते हैं। विमाएं, प्रतिरोध की क्या विमाएं रहेंगी? देखिए डायमेंशंस के लिए अगर आपको वोल्ट की डायमेंशन आती है तो वो लिख दें, और एम्पियर की डायमेंशन लिख दें। सॉल्व करके प्रतिरोध की डायमेंशंस आ जाएंगी। वोल्ट की डायमेंशन क्या होती है? वोल्ट किसको बोलते हैं? जूल पर कूलॉम को। तो वोल्ट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलॉम। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम। तो ये तो हमने वोल्ट की जगह लिखा, और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? अपॉन में एम्पियर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जूल की डायमेंशन, जूल वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, और वर्क एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं?
Ml2T-2, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे Ml2T-2। कूलॉम का यूनिट क्या है? AT। और एम्पियर का यूनिट, एम्पियर की डायमेंशन सॉरी, A। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये M आ जाएगा। L केवल यहाँ है और कहीं है नहीं, तो Ml2। T-2 ये है, एक T यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर और हो जाएगी, तो Ml2T-3। A इंटू A क्या हो जाएगा? A²। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो ये A-2। इस तरह से प्रतिरोध की विमाएं Ml2T-3 A-2 के बराबर आएगी, ठीक है। ओके, तो हमने प्रतिरोध का मात्रक भी देखा, प्रतिरोध की विमाएं भी देख ली। प्रतिरोध का मात्रक क्या मिला आपको? ओम। अब हम चाहते हैं, देखिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारी जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, ये मेजरमेंट का साइंस है। हर चीज़ को हम मेज़र करके देखना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि हर चीज़ का हमारे पास एक आइडिया होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, 1 दर्जन बुक्स, तो आपके मन में एक आइडिया आ जाता है। 1 दर्जन बुक्स का मतलब जरूर बात हो रही है कि 12 किताबों के बारे में बात हो रही है। अगर हम कभी भी बोलते हैं 1 क्विंटल गेहूं, तो आपके मन में एक आइडिया आ जाता है कि वो 1 क्विंटल गेहूं कितना होगा, 1 किलो गेहूं कितना होगा, आपको आइडिया आता है आपके मन में। ऐसे ही हमने देखा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 1 ओम कितने प्रतिरोध को बोलेंगे, किस तार का प्रतिरोध होगा, तो उसे हम 1 ओम कहेंगे। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमने पढ़ा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू टेक सम आइडिया अबाउट द ओम, कि जिस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा वो कौन सा तार होगा। क्या इसका रेसिस्टेंस 1 ओम होगा, इस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, इस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, किस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, हम ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं अंदर से। तो 1 ओम प्रतिरोध की अब हम परिभाषा बनाना चाहते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस किसको कहेंगे। तो यहां पर हम 1 ओम की परिभाषा लिख लेते हैं। एक ओम प्रतिरोध 1 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। देखो 1 ओम प्रतिरोध किस चालक तार के प्रतिरोध को बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा आप। आर का ये फॉर्मूला है V/I। यदि R बराबर V/I में, प्रतिरोध के फॉर्मूले V/I में V बराबर हम कितना ले लें, 1 वोल्ट, और I इज इक्वल टू कितना लिख लें, 1 एम्पियर। तब कैपिटल R की वैल्यू बताइए कितनी होगी। V की जगह भी लिखना है 1 वोल्ट, I की जगह पर 1 एम्पियर, तो ये 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये सॉल्व होके R की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। देयरफॉर R इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 आएगा, और R का मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ओम लिख देंगे। इस तरह से प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा। अब यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध किस कंडक्टर का होगा। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है, ऐसा तार है, जिसके दोनों सिरों के बीच में हमने 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया हुआ है, और 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उस तार में कितनी धारा बहने लगे, 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे, तो उस वाले तार का प्रतिरोध हम बोलेंगे 1 ओम। कुछ बात मेरी समझ में आई?
नहीं समझ में आया? आया। जैसे हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर लिया, उसके सिरों के बीच हमको कितना विभवांतर आरोपित करना है? 1 वोल्ट। जैसे ही हम 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करेंगे, उसमें कुछ करंट बहेगी, कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने करंट को मेजर किया और हमने देखा कि उसमें करंट फ्लो हो रही है 1.5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने? 1 वोल्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1.5 एम्पियर। तो क्या उस वाले तार के प्रतिरोध को 1 ओम कह दिया जाए? आंसर इज नो। हमने क्या किया, हमने उस तार को हटा दिया, दूसरा तार लाए उसकी जगह पर लगाया, उसमें भी हमने 1 वोल्ट बैटरी लगाई। हमने देखा उसमें करंट फ्लो हो रही है 0.7 एम्पियर। हाउ मच वोल्टेज आई हैव अप्लाइड? 1 वोल्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 0.7 एम्पियर। तो क्या अब जो नया तार लगाया है इसका प्रतिरोध 1 ओम बोला जाए? आंसर इज नो। कब, किस तार का प्रतिरोध आप 1 ओम कहेंगे? उस तार का जब हम 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं और 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। तो हमने उसको भी हटा दिया, एक तीसरा कंडक्टर लेके आए, तीसरा कंडक्टर हमने लगाया, उसको भी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के बीच में अप्लाई किया और हमने देखा कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की धारा बहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया? 1 वोल्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। तो अब ये वाला जो कंडक्टर आप लाए हैं, ये वाला जो तार आप लाए हैं, इसका प्रतिरोध होगा 1 ओम। समझ आ गया आपको? तो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा अब आप लिख सकते हैं। 1 ओम उस चालक तार का प्रतिरोध होता है जिसके दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो। नहीं समझ आया? तो नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिए जल्दी से। एक ओम उस चालक तार का प्रतिरोध होता है एक ओम उस चालक तार का प्रतिरोध होता है जिसके सिरों के बीच बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से उस चालक तार में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होती है। ठीक है, तो ये 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। 1 ओम उस चालक तार का प्रतिरोध होता है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से उस चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा हुआ था, तो ये हमने प्रतिरोध का मात्रक कर लिया, प्रतिरोध का विमीज सूत्र कर लिया, और 1 ओम प्रतिरोध किस तार के प्रतिरोध को बोलेंगे ये भी समझ लिया। ठीक है, प्रतिरोध के बाद एक नया आर्टिकल हम लेना चाहते हैं। मटेरियल में जैसे एक गुण प्रतिरोध है, वैसे ही इसके और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनमें एक आर्टिकल हम यहाँ लेना चाहते हैं जिसका नाम होगा प्रतिरोधकता।
या उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहेंगे। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। प्रतिरोध के बारे में हमने लगभग सारी चीजें कर ली हैं, अब हम प्रतिरोधकता लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट कर लें प्लीज इसे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, हिंदी में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को विशिष्ट प्रतिरोध और रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता के लिए यूज करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों एक ही बातें हैं, एक ही चीज है दोनों। इसको हमने स्टडी करना है। अभी अभी प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ के आए। रेसिस्टेंस में हमने कुछ बातें गौर की, जैसे ये गौर किया कि किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो चालक तार की लंबाई पर, दूसरा उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उस पर। ये दो बातें ऐसी हैं किसी भी कंडक्टर पे जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। हमने उनकी डिपेंडेंसी चेक करने की कोशिश की कि किस तरह से डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं इतना लंबा, इसका कोई प्रतिरोध होगा अपना कुछ भी। फिर हमने क्या कर दिया, हमने इसको हटा दिया और इसकी जगह सेम मटेरियल, सेम मोटाई का और दुगनी लेंथ का कंडक्टर ले लिया हमने। पदार्थ भी वही रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रखा, केवल हमने क्या चेंज कर दिया, लंबाई। और लंबाई कितनी कर दी, पहले की तुलना में डबल। तो हमने देखा कि उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है ना, वो भी पहले की तुलना में दुगना हो गया। पहले अगर R था तो अब नए वाला जो अभी अभी हमने कंडक्टर लिया उसका रेसिस्टेंस 2R हो गया। तो लंबाई दोगुनी करने से प्रतिरोध कितना हो जा रहा है, 2 गुना। हमने फिर से एक तीसरा कंडक्टर लिया, सेम मटेरियल, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, लेकिन लेंथ हमने उसकी अब ट्रिपल कर दी, 3 गुना लंबाई कर दी। फिर से हमने उसके सिरों के बीच प्रतिरोध नापा। कैसे मेजर करेंगे प्रतिरोध को? किसी चालक तार का प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए? क्या पढ़ रहे हैं आप? देखो, सुनो इधर, किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे नापा जाएगा? जिसका भी प्रतिरोध आपको निकालना है, पता लगाना है, आप क्या करें, उसके सिरों के बीच एक बैटरी लगा दो, तो विभवांतर आरोपित कर दो और उसमें बहने वाली धारा नाप लो। विभवांतर आरोपित कर दो, धारा नाप लो और V/I कर दो, R आ जाएगा। अभी अभी तो फॉर्मूला लिखा आपने, नहीं समझ आया? R का फॉर्मूला आपने क्या बनाया है, V/I। तो जिस चालक तार का प्रतिरोध आपको निकालना है उसके सिरों के बीच कोई एक विभवांतर आरोपित कर दो बैटरी से। इसके बाद उसमें जो करंट बहती है वो करंट नाप लो। तो आपके पास दो राशियां हो गई, V और I। इसके बाद V/I कर लो, उस चालक तार का क्या निकल आएगा, उस चालक तार का प्रतिरोध आ जाएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालना हो, उसका प्रतिरोध नापना हो, तो हमारे पास प्रतिरोध नापने की डायरेक्ट कोई मशीन नहीं है। जैसे करंट नापने की मशीन है एम्पियर मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस नापने की डिवाइस है वोल्ट मीटर। ऐसा प्रतिरोध नप जाए किसी चालक तार का, ऐसी हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो जब भी किसी कंडक्टर का हमें रेसिस्टेंस मेजर करना होता है, हम कैसे मेजर करते हैं उसका रेसिस्टेंस? ऐसे ही मेजर करते हैं, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, उसमें बहने वाली धारा नाप लेते हैं। विभवांतर को किससे नाप लो, वोल्ट मीटर से। धारा को नाप लो एमीटर से, और इसके बाद V/I कर दो, अपने आप प्रतिरोध निकल आएगा। समझ आया? तो इस तरह से हमने लंबाई जब ट्रिपल कर दी, फिर हमने उसका प्रतिरोध निकाला। प्रतिरोध जब हमने निकाला उसका, तो हमने देखा कि अब इसका प्रतिरोध सबसे पहले वाले की तुलना में 3 गुना हो चुका है। तो अब हमको एक बात समझ में आई कि जब हम लंबाई दुगनी करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहने देते हैं, केवल लेंथ को डबल किया, रेसिस्टेंस भी डबल हो गया, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, रेसिस्टेंस भी ट्रिपल हो गया। तो हमको एक बात समझ में आने लगी कि जरूर
प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और न सिर्फ निर्भर करता है बल्कि अनुक्रमानुपाती है। तभी तो लंबाई दुगनी करो प्रतिरोध दुगना हो जाता है, लंबाई 3 गुनी करो प्रतिरोध 3 गुना हो जाता है। तो न सिर्फ लंबाई पर निर्भर करता है बल्कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई का तो हमने देख लिया। अब एरिया पर भी निर्भर कर रहा था। कैसे? तो हमने देखा कि एक कंडक्टर लिया हमने, उसका प्रतिरोध निकाला। कैसे? चालक तार का प्रतिरोध निकालना है, कैसे? उसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करो, उसमें बहने वाली धारा नाप लो और V/I करो, इसका प्रतिरोध आ जाएगा। तो हमने एक चालक तार का प्रतिरोध निकाल लिया। ठीक है, इसको हटा दिया, उसकी कुछ वैल्यू आ गई अपना, हमें नहीं मालूम क्या आई, कुछ आ गई, नोट कर लिया और इसको हटा दिया, इसकी जगह एक दूसरा कंडक्टर लाए। अब जो हम कंडक्टर लाए हैं वो कैसा कंडक्टर है? तो आंसर है सेम मटेरियल और सेम लेंथ का। लंबाई नहीं बदली इस बार हमने, और मटेरियल भी नहीं बदला। इस बार हमने क्या बदला? पहले से तार लेकिन हमने थोड़ा मोटा लिया है। पहले इतना पतला था, अब हमने जो कंडक्टर लिया है वो ऐसा ले लिया। तो पहले की तुलना में क्या चीज बदल गई? क्या हमने मटेरियल बदला? आंसर इज नो, हमने मटेरियल तो नहीं बदला। तो क्या हमने लेंथ बदली? लेंथ भी नहीं बदली, जितनी लेंथ पहले थी उतनी अभी भी है। तो क्या बदल गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले अगर एरिया A था तो अब एरिया 2A कर दिया हमने, एरिया डबल कर दिया। एरिया डबल कैसे करना है? और बाकी चीजें कांस्टेंट रखनी है, बाकी चीजें नहीं बदलनी है आपको। तो एरिया आपने क्या कर दिया? डबल, और हमने फिर से प्रतिरोध निकाला। अब हमने देखा कि जब हम एरिया डबल कर देते हैं और हम उसका प्रतिरोध निकालते हैं तो वो रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस की तुलना में हाफ हो जाता है। हाफ, 1/2। एरिया कितना किया? 2 गुना। प्रतिरोध कितना हो गया? 1/2 गुना। तो क्षेत्रफल 2 गुना करते हैं लेकिन प्रतिरोध 1/2 गुना हो जाता है, उल्टा। हमने सोचा हो गया होगा किसी कारण से, तो हमने और करके देखा कि चलो अच्छा एरिया को 3 टाइम्स करके देखो। एरिया को 3 गुना कर दिया हमने, तो हमने देखा प्रतिरोध कितना हो गया? 1/3 गुना। अब हमको समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई? कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तभी तो क्षेत्रफल बदलो प्रतिरोध बदल जाता है। और न सिर्फ निर्भर करता है बल्कि क्या रिलेशन है उनके बीच में? अनुक्रमानुपात का या व्युत्क्रमानुपात का? अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि एरिया डबल करो रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है, एरिया ट्रिपल करो रेसिस्टेंस 1/3 हो जाता है, उल्टा बदलता है। एरिया जितना बढ़ाते जाते हैं रेसिस्टेंस उतने ही गुना कम होता चला जाता है। तो क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है? विलोमानुपात में। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है? लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। हमने और भी चीजों को देखा, लेकिन हमें और किसी चीज पर प्रतिरोध निर्भर करता है ऐसा नहीं मिला। प्रतिरोध केवल इन्हीं 2 बातों पर डिपेंड कर रहा था और तार के किसी कैरेक्टर पर रेसिस्टेंस निर्भर नहीं कर रहा था। ठीक है, हमने इसका नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया? कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने नियम बना लिए। ठीक है, तो चलिए हम भी लिखते हैं और आप भी नियम बना लीजिए। आपको ये बातें जो हमने बताई समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में? तो चलिए नोट करिए जल्दी से। किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल क्या है? प्रतिरोध का सिंबल क्या है? ओम की आर। देखो फिर आप गलती कर रहे हो, प्रतिरोध का सिंबल आर है
ओम उसके मात्रक का सिंबल है। नहीं समझ में आया? हाँ, ध्यान रखिए भाई, आप तो बड़े होशियार हैं और आपसे ऐसी छोटी मोटी गलती होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, जब कोई आप पर बहुत भरोसा करता है और उस वक्त जब आपसे गलती होती है तो ये कम अच्छा लगता है। आप भी किसी पर अगर भरोसा करते हैं और वो कोई गलती कर देता है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे और आपके अंदर बहुत नॉलेज गेन करोगे आप, लेकिन आप जब छोटी मोटी गलती करते हो तो कम अच्छा लगता है ना। चलिए, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है? पहला लेंथ, तो नंबर 1 क्या लिखा जाए? चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? R is directly proportional to L and let this is equation number 1। सेकेंड बताइए क्या लिखना चाहिए? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? चालक तार का प्रतिरोध। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? मिला दीजिए। तो कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर आप देखें दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। चेंज हुआ है तो राइट हैंड साइड केवल, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हम R ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे L है और 1/A है, मतलब ये L/A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब आप तो जानते ही हैं कि जब भी अगर हम इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर इक्वल मार्क लगा सकते हैं, लेकिन उसकी हम कोई कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए एक प्रतिरोध लगाएंगे, प्रतिरोध नहीं लगाएंगे, उसके लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमको। यहां पर हम जो कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, यहां पर हम कांस्टेंट लगाते हैं रो, इसको क्या पढ़ते हैं? रो। और L/A तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नया सिंबल बनाया ये एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसको बोलते क्या है? रो। और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। यही है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। समझ में आया? तो हम इस रो के बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं, जरा लिख देंगे यहां रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक तार के पदार्थ का, देखिए यहां पर ये जो रो मैंने लिखा है, मैं रो को भी लिख दूं, इसको क्या बोलेंगे आप?
रो, ये है RHO रो। यहां रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, तो यही है वो जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। अब क्योंकि इसको हमको स्टडी करना है तो हम इसको अलग से इसका फॉर्मूला बनाते हैं और उसके बाद हम इसको स्टडी कर लेते हैं। यहां से अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए जरा। रो इज इक्वल टू, रो की वैल्यू निकालो तो ये ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RA/L। ये रो का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर से रो क्या होता है, चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए हमने एक जगह पर यहां क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। हमने चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं लिखा है। देख रहे हैं आप क्या लिखा है, चालक तार के पदार्थ का, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो कंडक्टर की क्वालिटी नहीं है, कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तार का गुण नहीं है, तार जिस पदार्थ से बना है ये उसका गुण है। अगर कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है तो ये उस कंडक्टर का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये किसका गुण है, कॉपर का गुण है। अगर तार एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो ये उस तार का गुण नहीं है, ये एल्यूमिनियम का गुण है। अगर कोई तार सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर के तार खींचे हैं आपने, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो तार का गुण नहीं होगा, बल्कि किसका गुण होगा, सिल्वर का गुण होगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुण है। इसे आपको बहुत याद रखना है। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो विशिष्ट प्रतिरोध का ना यहां से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको R की वैल्यू याद है, कैपिटल R अभी लास्ट क्लास में निकाला, ML, हाँ V/I भी होता है। और एक फॉर्मूला और नहीं निकाला प्राचल के पदों में, पैरामीट्रिक फॉर्मूला निकाला था, स्मॉल m स्मॉल l ml/ne A टाउ, ऐसे कुछ था। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला अगर यहां लिखोगे तो रो का भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप देखिए, रो इज इक्वल टू R की जगह पर क्या लिखेंगे, ml/ne² A टाउ, ये R की जगह लिखा, A की जगह पर A लिख देंगे, L की जगह पर क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, L से L कैंसल, A से A भी कैंसल। इस तरह से रो का फॉर्मूला क्या बना, m/ne² टाउ, m/ne² टाउ, ये रो का फॉर्मूला बन गया विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का। आप बताएं यहां तक आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, ओके। अब इसको ध्यान से देखिए, अभी मैंने ऊपर एक लाइन आपको बताई है कि चालक, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये चालक तार का गुण नहीं होता, बल्कि ये चालक तार जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका गुण होता है। ठीक है, अब हमने तो ये डायरेक्ट कह दिया, ऐसा कैसे हो गया, हम कैसे मान लें कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ का गुण है?
हम आपको प्रूफ दिखाएंगे तब ना मानेंगे आप, समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, रो का ये फॉर्मूला बना, ठीक है? इस फॉर्मूले में कौन कौन आता है पहले ये देखिए। m इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल, पदार्थ के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व, याद रहेगा आपको। तो n को, n क्या चीज है यहां पर? चालक तार के अंदर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा नाम बताइए, इलेक्ट्रॉन घनत्व, याद रहेगा आपको। E क्या चीज है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? अब इस पे ध्यान से देखिए, M और E, आप जी जान लगा दो, कुछ कर नहीं सकते आप इनका। M और E क्या है? M एंड E आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक आप ना तो M को बदल सकते हो और ना ही तो आप E को बदल सकते हो। तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप M और E को टच नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते M और E को। तो अब हम इसको तो बदल नहीं सकते, तो यहां से अपना दिमाग हटा लो। अब फॉर्मूले पे कौन सी चीज बची? कितनी चीजें बची? दो, एक बचा n और दूसरा क्या बचा? अगर हम टेम्परेचर ना बदलने दें तो इन दो में कौन नहीं बदलेगा? टाउ नहीं बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है टाउ। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, देखो m और E को हम चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा? n पर डिपेंड करेगा। और n किसका कांस्टेंट है? मेटल का, मटेरियल का। इसलिए रो किस पर डिपेंड करेगा? n पर। और n किसका कांस्टेंट है? मटेरियल का। तो जाहिर सी बात है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण हो गया? मटेरियल का। बाकी m, E और टाउ हमने कांस्टेंट कर लिया। तो हमने सिर्फ लिखा नहीं है, आप देखो कि क्यों मटेरियल का गुण है। ये समझ में आया? ये गिवन सैंपल का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये गिवन सैंपल का गुण होता तो L और A आते उसपे, समझ रहे हैं? तो इस फॉर्मूले में L और A ये दोनों तो आते ही नहीं है पहले से ही। M और E मिला तो ये कांस्टेंट है, हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो टाउ नहीं बदलेगा। अब ऐसी हालत में रो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? n पर। और n किस पर निर्भर करता है? मटेरियल पर। भाई आप अगर मेटल ही बदल दोगे तो इस फॉर्मूले में क्या बदल जाएगा? n। याद करिए, कांस्टेंट्स लिखे थे आपने। तो अगर मटेरियल बदल देंगे तो इस फॉर्मूले में कौन सी चीज बदल जाएगी? n। और अब रो भी n पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है मटेरियल बदलने से क्या बदल जाएगा? रो बदल जाएगा। तो मटेरियल चेंज करोगे तो रो बदलेगा। इसीलिए हमने लिखा है चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप बताइए, यह समझ में आया कि जो हमने लिखा वो कैसे सही है? नहीं समझ में आया? तो आप जानते हैं, जैसे हमने कॉपर का तार लिया, कॉपर का एक इतना बड़ा तार लिया और कॉपर का एक इतना बड़ा तार लिया, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध लंबाई पर और एरिया पर निर्भर करता है। लेकिन आप जानते हैं दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। नहीं समझ में आई आपको? हमने आपको बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। यह भी कॉपर का है, यह भी कॉपर का है, दोनों की लंबाई में डिफरेंस है, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का क्या सेम है? मटेरियल। इसलिए तार इतना लंबा हो या इतना बड़ा हो, इतना मोटा हो या इतना पतला हो, अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का रो कैसा होगा? सेम। तो इतने छोटे तार के लिए भी वही विशिष्ट प्रतिरोध और इतने बड़े तार के लिए भी वही विशिष्ट प्रतिरोध, बस क्या सेम है? क्योंकि इनका मटेरियल सेम है। तो एल्यूमिनियम का तार इतना छोटा लीजिए
इतना बड़ा ले लीजिए या इतना बड़ा ले लीजिए, क्योंकि तार तो हर बार एल्यूमिनियम का है ना, मटेरियल तो नहीं बदल रहे हैं आप, मटेरियल नहीं बदल रहे तो उसका क्या नहीं बदलेगा, प्रतिरोध, रो नहीं बदलेगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। लंबाई और एरिया बदलने से प्रतिरोध बदलेगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। क्यों? जब तक आप मटेरियल नहीं बदल देते। समझ में आया? तो सिर्फ बोलने से मटेरियल पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि कैसे हमने कह दिया कि मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब आप बताएं, आपको ये समझ में नहीं आया? आ गया? ओके। अब क्योंकि हम ये सारी चीजें समझ चुके, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध की ना डेफिनेशन बनाना चाहते हैं। अभी भी हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, परिभाषा तो नहीं पढ़ी ना हमने, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बनाना चाहते हैं? परिभाषा बनाना चाहते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या ये आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया सभी को? अरे वाह भाई, आप बहुत अच्छे हैं सभी लोग। तो विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे डेफिनेशन? परिभाषा कभी भी हमने आपको ये नहीं कहा कि परिभाषा नोट करो और इसको रट के आओ। डेफिनेशन हमेशा हमने आपको बनाना सिखाया है, तो यहां भी बनाएंगे परिभाषा। कैसे बनाएंगे? देखो, यहां हम हेडिंग डाल देते हैं रो की परिभाषा। देखिए, इसके लिए हम कुछ चीजें मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। जैसे माना A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर, ठीक है, एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हमने मान लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने 1 कर लिया और कंडक्टर की लेंथ भी हमने कितनी कर ली? 1 मीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने 1 कर लिया। अब अगर ये दोनों चीजें ही हमने 1 कर ली हैं, तो रो का फॉर्मूला देखिए, यहां कहीं लिखा, ये लिखा हुआ, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आप ए की जगह भी क्या लिखो? 1, और एल की जगह भी 1 लिख दो। इस फॉर्मूले से, सॉरी, ये रो है, आर की जगह पर आर, ए की जगह पर 1 और एल की जगह पर भी 1। इस तरह से रो की वैल्यू कितनी मिली आपको? आर के बराबर। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब ये कि किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलना चाहिए मुझे? चालक तार के, फिर से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, एक बार में आप लोगों को सुनाई नहीं देता? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध? चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। पूरा टाइम खर्च कर दिया ये बताने में कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर डिपेंड करता है, तो आप चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बोल सकते। आप हर बार जब भी बोलना हो उसके साथ एक चीज जरूर लगा के रखिए, चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, लेकिन कब? देयर आर सम कंडीशन। अगर उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो कहने का मतलब यूं कि अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दें? 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी हो उसकी? 1 मीटर, फिर उसके दोनों सिरों के बीच का क्या नाप लें? आर। जितना आर आएगा वही उसके पदार्थ का क्या बनेगा? विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया? फिर से सुन लीजिए एक बार। अगर हम कोई एक ऐसा कंडक्टर लें, कैसा कंडक्टर लें बताइए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। ऐसा कंडक्टर लेकर उसके दोनों सिरों के बीच क्या नाप लें? आर, प्रतिरोध।
कैसे नापेंगे? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए, करंट फ्लो होगी, फिर V/I करके R आ जाएगा। तो तार कैसा लेना है आपको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, लेंथ 1, उसके दोनों सिरों के बीच का क्या नाप लो? प्रतिरोध। जितना प्रतिरोध आ जाएगा ना कसम से उसका, वही तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अगर उसकी वैल्यू 10 आ जाती है प्रतिरोध की, तो 10 उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अगर उसकी वैल्यू 5 आती है प्रतिरोध का मान, तो 5 उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के ही बराबर होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको? तो क्या अब आप तैयार हैं परिभाषा लिखने के लिए? तो चलिए नोट कर लेते हैं सभी लोग। किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध कैपिटल R के बराबर होता है। बराबर होता है। एक बार फिर से देखें, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। समझ आ गया आपको? ओके, तो ये हमने विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा नोट कर ली। ठीक है। अच्छा, अब विशिष्ट प्रतिरोध में फॉर्मूला नोट कर लिया, ये देख लिया कि किस पर निर्भर करेगा, परिभाषा भी देख ली, और क्या बाकी है? मात्रक अभी बाकी है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखिए, रो का मात्रक बताइए, मात्रक क्या होगा इसका? तो आप ये जो रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है ना, इसके फॉर्मूले में मात्रक लिखिए, जो राशियां आई हैं आपको रेसिस्टिविटी का यूनिट मिल जाएगा। आर का मात्रक बताइए क्या होगा? ओम। एरिया का यूनिट बताइए, मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर से इसका 1 मीटर कैंसल हो जाएगा, तो क्या यूनिट आ जाएगा बउआ बोलो? ओम इंटू मीटर। तो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या जिसी को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, उसका मात्रक क्या होता है बताइए? ओम इंटू मीटर। याद रहे, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया। अब आप चाहें
तो इसकी डायमेंशंस भी नोट कर सकते हैं आप। विशिष्ट प्रतिरोध का या की विमाएं, देखो विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या बना, ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो अगर आपको ओम का डायमेंशन मालूम है और मीटर का डायमेंशन मालूम है तो दोनों रख दो, बड़ी आसानी से आपको रेसिस्टिविटी का डायमेंशंस मिल जाएंगे। अभी आपने ओम की डायमेंशन निकाली है, ओम यानी कि रेसिस्टेंस क्या निकली है बताइए मुझे। ये डायमेंशन निकली है MLT T-2A-2, क्या निकला ML2T-3, ये ML2 है ना, T-3A-2, यही है ना रेजिस्टेंस का डिफ। ओके, तो ये किसका हो गया ओम, उसके साथ किसका लिख देंगे मीटर, मीटर के लिए L। इस तरीके से डायमेंशंस क्या मिली आपको, ML³ T-3A-2। So these are the dimensions of resistivity और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये उसकी विमाएं भी आ गई। तो हमने रो की फॉर्मूला भी देख लिया, एक फॉर्मूला RA/L, एक M/NE² टाउ, दोनों फॉर्मूले। डिपेंडेंसी चेक करना है तो यहां से चेक करेंगे आप किस पर डिपेंड करता है। परिभाषा भी हमने बना ली, मात्रक और विमाएं भी हमने देख लिया। ठीक है, एक छोटी सी चीज रेसिस्टिविटी में और हम आपको बताएं कि रेसिस्टिविटी अभी मैंने आपको समझाई, परिभाषा जब बनाई हमने क्या बताया कि रेसिस्टिविटी तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये तो आप सभी को पता ही है। हमने एक बात ये बताई आपको कि आप रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, प्रतिरोध ही होती है, लेकिन किसका प्रतिरोध होती है, तो आंसर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो 1 मीटर। ऐसे तार का अगर आप प्रतिरोध निकाल लो, ऐसे तार का अगर प्रतिरोध निकाल लोगे तो इसी को हम उसकी क्या बोल देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बोल देंगे उसके मटेरियल का। अब आपको मैं बताऊं, एरिया होना चाहिए 1, लेंथ भी होनी चाहिए 1। ऐसी एक चीज को हम सब पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं, एक अगर आपके पास कोई यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब, क्यूब समझते हैं घन, घन जैसे पासा बना होता है, लूडो का पासा देखा है ना आपने, लूडो का पासा बना होता है। तो वो पासा अगर हम एक ऐसा घन ले लें जिसकी हर भुजा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर होगी, एक ऐसा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर होगी, उसका हम नाम रखते हैं यूनिट क्यूब, इकाई घन उसको बोलते हैं। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। कैसे, आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें। अभी मैंने बताया कि अगर आप एक यूनिट क्यूब ले लेते हैं, और यूनिट क्यूब किसको बोलेंगे, यूनिट क्यूब को हिंदी में बोला जाता है इकाई घन। ठीक है, एक ऐसा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर हो। जैसे ध्यान से देखिए, ऐसा हमने एक घन ले लिया, ये कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई भुजा, ये देखिए बेटा, ये एक हमने यूनिट क्यूब बना लिया। ठीक है, और ये जो घन है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, और इसकी ऊंचाई भी
1 मीटर है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा, अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा कुछ 1 मीटर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके इधर का एरिया कितना होगा? घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, वर्ग के आकार की। इसकी भी 6 फलकें हैं, इसमें 6 सरफेसेस हैं और हर सरफेस वर्गाकार है। और ये जो सरफेस वर्गाकार है ना, इस वर्ग की लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है। तो इस वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई कितनी हुई पूरी यहां से यहां तक? 1 मीटर। अरे अगर कोई यूनिट क्यूब है, अब मेरे पास ऐसे कोई क्यूब अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मान लें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा इमेजिन कर लें, वैसे इसमें ये चीज ज्यादा लंबी है, ये कम और ये कम है, पर आप मान लो कि क्यूब अगर ये सब कुछ बराबर 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 है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। कुछ समझ में आया? क्या क्या? ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। उस समय इधर का एरिया कितना होगा इसका? क्योंकि 1 × 1 है, तो एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर। तो क्षेत्रफल भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। लंबाई भी कितनी है? 1 मीटर। तो इसको बोलते हैं यूनिट क्यूब। ऐसी सिचुएशन पर इसके 2 विपरीत फलक, एक अगर इधर का फलक ले रहे हैं तो एक इधर का फलक अगर हम ले लें, इधर का, ये 2 विपरीत फलकों के बीच हम क्या करेंगे? एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे ऐसे, प्लस माइनस, और इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको नापने के लिए एक अमीटर लगा देंगे। ऐसा सारा कुछ सिस्टम तैयार कर देंगे इसका। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये यूनिट क्यूब है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, और इसके 2 विपरीत फलकों के बीच, विपरीत फलक का मतलब क्या होता है? अगर एक फलक ये ले रहे हो तो इसका अपोजिट सरफेस कौन सी है? ये वाली। ये और ये, दीज आर द नॉट अपोजिट सरफेस। इसकी अपोजिट ये है, इसकी अपोजिट ये है, इसकी अपोजिट इधर है, और आप जब समझ गए अपोजिट फलकों का क्या मतलब है, तो 2 विपरीत फलकों के बीच हमने ये तार लगाया, बैटरी लगाई, रास्ते में अमीटर, वोल्टमीटर सारा कुछ लगा दिया। अब क्या किया, यहां से हमने विभवांतर आरोपित किया, विभवांतर आरोपित किया, इसमें कुछ करंट फ्लो हुई, वो करंट नाप लिया, मीटर में देख लिया, और V/I करके हमने इसका क्या निकाल लिया? R। V/I करके इसका क्या निकल आएगा? R। और जो R आएगा इसका, वही इसके पदार्थ का क्या बन जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो इसके 2 विपरीत फलकों के बीच जो भी प्रतिरोध बनेगा, वो प्रतिरोध इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये जिस भी मटेरियल का, अब आप जानते हो, जैसे अगर आप हमसे कहोगे कि कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध बताइए कितना होता है, या प्रतिरोधकता, तो हम क्या करेंगे? कॉपर का एक यूनिट क्यूब बना लेंगे, कॉपर का एक यूनिट क्यूब बना लेंगे, और इस यूनिट क्यूब के 2 विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध नाप लेंगे, और वो प्रतिरोध ही उसका क्या बन जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। और आपको बता देंगे कि देखिए ये है इस कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध। आप अगर हमसे एल्यूमिनियम का पूछोगे प्रतिरोधकता कितनी है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, तो क्या करेगा बताइए आप? एल्यूमिनियम का क्या बना लीजिए? एक यूनिट क्यूब बना लीजिए, ठीक है, और उसके 2 विपरीत फलकों के बीच क्या नाप लीजिए? प्रतिरोध, और वही वैल्यू उसकी क्या बन जाएगी? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपसे हम पूछेंगे लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध बताइए, आप क्या करेंगे?
लोहे का एक यूनिट क्यूब बना लेंगे और उसके दो विपरीत फलकों के बीच का प्रतिरोध नाप लेंगे। देखिए बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं विपरीत फलकों के बीच, क्योंकि अगर आप विपरीत फलक नहीं लेते हैं, देखो आप विपरीत फलक लेते हैं तो दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहता है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी यहां से यहां तक टोटल कितनी होती है 1 मीटर। लेकिन अगर आप दो विपरीत फलक नहीं लिए, एक तार आपने यहां लगा दिया इस वाली फलक पर और एक तार आपने यहां लगा दिया इस वाली फलक पर, ये नहीं लगाया आपने, यहां से तार लगा के आप लाए। अब बताइए क्या इधर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है? जिन दो जगहों पर आपने तार लगाए हैं उधर का एरिया और इधर वाला एरिया दोनों 1 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है? दोनों 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया में कहां कुछ कमी आएगी? ये फलक भी 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 मीटर स्क्वायर। क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है? डिस्टेंस 1 मीटर नहीं है। डिस्टेंस तो यहां से और यहां तक का 1 मीटर था, ना कि यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा। तो अगर आप विपरीत फलकों में ना जोड़ करके थोड़ा इधर और थोड़ा इधर जोड़ देते हैं तो क्रॉस सेक्शन तो 1 मीटर स्क्वायर रहेगा पर लेंथ 1 मीटर नहीं रह जाएगी, बिगड़ जाएगी। और अगर लेंथ बिगड़ गई तो जो प्रतिरोध निकलेगा वो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होगा। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि दो विपरीत फलकों के बीच का प्रतिरोध आपको नापना है। समझ में आया कुछ? अब आप चाहें तो विशिष्ट प्रतिरोध की एक परिभाषा यहां से भी आप बना सकते हो। क्या परिभाषा बनेगी? किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के इकाई घन के दो विपरीत फलकों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। समझ में आया? देखो लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? एक परिभाषा और लिख लीजिए। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के इकाई घन, और अब आप इकाई घन का मतलब भी समझते हैं। इकाई घन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट क्यूब। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के इकाई घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर होता है। ये हमने एक डेफिनेशन और तैयार कर ली विशिष्ट प्रतिरोध की, कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के इकाई घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर होता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध की शर्त थी ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर रहना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर रहना चाहिए, लेंथ भी 1 मीटर होनी चाहिए, वो शर्त हमने पूरी कर दी। क्या बना करके? यूनिट क्यूब बना करके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, लेंथ भी 1 मीटर कर दी, और उसके बाद उस यूनिट क्यूब के दोनों विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध हमने नाप लिया, और वो प्रतिरोध ही उसका क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब जिस मटेरियल का भी आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चाहिए, क्या करिएगा आप बताइए? उसके लिए तुरंत उसका एक क्या बनाइए? यूनिट क्यूब बनाइए, और फिर क्या करिए? उस यूनिट क्यूब के दो विपरीत फलकों के बीच का प्रतिरोध नाप लीजिए। कैसे? बैटरी लगाइए, विभवांतर आरोपित कीजिए, धारा नापिए, V/I करिए, प्रतिरोध आ जाएगा, और जो प्रतिरोध आ जाए वही उसका क्या बन जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या अब आपको ये समझ में आया?
और देखो ये बड़ा इजी तरीका है, हम तार का बोलेंगे कि तार का एरिया 1 मीटर स्क्वायर लीजिए, आपको कठिन पड़ेगा। तार की लेंथ 1 मीटर, ये तो थोड़ा आसान भी रहेगा। तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेना ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे लिए सब आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आज। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इसको कहते हैं। आई होप कि आज जो कुछ आपको बताया गया वो आपने अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।